नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। देखिए, राजनीति विज्ञान की हमारी सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है। और राजनीति विज्ञान की सीरीज़ में अभी हमने संविधान को दो भागों में देखा। पहले वाले भाग में हमने संविधान की अर्थ परिभाषा, महत्व, उसके प्रकार, सभी प्रकारों के गुण एवं दोष देख लिए, ठीक है। एवं दूसरे वाले भाग में हमने भारतीय संविधान के बारे में बात की, जहाँ पर भारतीय संविधान के हमने कुछ रोचक तथ्य देखे एवं विश्व के संविधान से संबंधित कुछ रोचक तथ्य देखे। भारत के संविधान में संविधान सभा की अवधारणा के विकास के बारे में देखा। इसके बाद हमने संविधान सभा के कार्यकारण के बारे में पढ़ा, कैबिनेट मिशन द्वारा किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण किया गया, वो हमने दूसरे भाग में देखा था। तो आप में से किसी ने भी वो वीडियो जाकर नहीं देखी हो तो आप हमारे राजनीति विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके। अन्यथा मैं आपको उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया संविधान सभा के कार्यकारण के बारे में कि डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने विभिन्न देशों में भ्रमण कर वहाँ के संवैधानिक लक्षणों को भारत के संविधान में समाहित किया था। तो किस देश से किस संवैधानिक लक्षणों को समाहित किया गया है, ये वाली बात अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। स्पीकर का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं। और भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा गहरी जो छाप है वो है ब्रिटेन के संविधान की। और ब्रिटेन के संविधान में भी जो सबसे गहरी छाप है वो है 1935 के भारत शासन अधिनियम की, ठीक है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र दिया है, उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम को विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया है। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से आपको मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लिखने के लिए और OTY से भी, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसकी काफ़ी हद तक छाप है भारत के संविधान पर। एक संविधानविद हैं जिनका नाम है श्रीनिवासन, उन्होंने तो यहाँ तक किया है, यहाँ तक कहा है कि भाषा और सामग्री को लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उसकी काफ़ी हद तक नकल की गई है भारत के संविधान में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में किन किन लक्षणों को समाहित किया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम के। तो देखिए, सबसे पहले आता है संविधान का अनुच्छेद 251। संविधान का अनुच्छेद 251, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने संबंधी विषयक प्रावधान है। ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 107 का हूबहू रूपांतरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 251, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने संबंधी विषयक प्रावधान है, भारत शासन अधिनियम की धारा 107 का हूबहू रूपांतरण है। इसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 256। संविधान के अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालकीय शक्ति का प्रयोग संघ की विधियों के अनुरूप करें। मीन्स देखिए, कार्यपालकीय शक्ति का क्या मीन्स होता है? कार्यपालकीय शक्ति का मीन्स होता है नियमों को लागू करने की शक्ति। तो राज्य अपने सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नियम को लागू कर सकता है, लेकिन केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही। अगर राज्य ने अपनी सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नियम लागू कर दिया जो कि केंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है, या फिर उनकी अवहेलना करता है, तो राज्य क्या कर सकता है? इसको निरस्त भी कर सकता है। और हमारे भारतीय संविधान की ये व्यवस्था जो है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 126 का पूर्णतः रूपांतरण है। तो अनुच्छेद 251 107 का हूबहू रूपांतरण है, ठीक है। और अनुच्छेद 256 जो है ये 126 का पूर्णतः रूपांतरण है। फिर संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 जो कि आपातकालीन उपबंधों पर आधारित है, भारत शासन अधिनियम की धारा 103 से संबंध रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं
संघीय व्यवस्था। हमारे भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य आपस में शक्तियों का संवैधानिक वितरण होता है। ऐसी शासन प्रणाली को हम संघात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत देश में संघात्मक शासन प्रणाली का या फिर संघीय व्यवस्था का जो विचार है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही आया है। ठीक है, याद रखिएगा। शक्तियों के वितरण हेतु 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विचार भी जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है ये आपातकाल में सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार भारत के संविधान में भी आपातकाल में सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं। अतः ये व्यवस्था भी जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। फिर कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था पिता का विचार भी जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। केंद्र में तो हम सब जानते हैं कौन सी होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन राज्यों के भीतर जो होती हैं विधानसभा और विधान परिषद, इनका भी विचार जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। राज्यों के लिए राज्यपाल का पद का विचार भी जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया है। और संघ व राज्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होता है या विसंगति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, संघ को ही प्राथमिकता मिलेगी। ये व्यवस्था भी जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 251 जो कि केंद्र और राज्य में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने संबंधी विषयक प्रावधानों से संबंधित है। ये भारत शासन अधिनियम की धारा 107 का हूबहू रूपांतरण है। संविधान का अनुच्छेद 253 जिसमें राज्य को अपनी कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग संघ की विधियों के अनुसार करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। ये संविधान की भारत शासन अधिनियम की धारा 126 का पूर्णतः रूपांतरण है। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 352 और 356 जो कि आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 103 पर आधारित है। इसके बाद संघीय व्यवस्था का विचार 1935 के भारत शासन अधिनियम से शक्तियों के वितरण हेतु 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विचार 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आपातकाल में गवर्नर जनरल को विशिष्ट शक्ति प्रदान करने का विचार जो है ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। द्विसदनात्मक व्यवस्था पिता का विचार भी जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और राज्यों के लिए राज्यपाल के पद का विचार 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर संघ को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से की गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है। अब हम बात करते हैं अन्य देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अन्य देशों के संविधान के बारे में। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा कई देशों का भ्रमण कर वहाँ के संवैधानिक लक्षणों को भारत के संविधान में समाहित किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव द्वारा स्वयं कई देशों का भ्रमण कर वहाँ के संवैधानिक लक्षणों को भारत के संविधान में समाहित किया गया। इस कारण हमारे भारतीय संविधान को उदार का थैला या उदार के थैले की उपाधि दी गई है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश के संविधान को उदार का थैला कहा जाता है, तो भारत को, या भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, तो उदार का थैला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है। विधि निर्मात्री प्रक्रिया, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, स्पीकर का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। इसमें से जो आपका संसदीय शासन प्रणाली है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है,
तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, विधि निर्मात्री प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में किन संवैधानिक लक्षणों को समाहित किया गया है। तो अमेरिका के संविधान की बात करें तो हम देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में प्रस्तुत आदर्श जो हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी, आपने सुना भी होगा मौलिक अधिकारों के बारे में, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए, आपको मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है, और एक बार और बता देता हूँ। देखिए, किसी भी देश की सरकार हो उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका जो कि नियमों का निर्माण करता है, एक होता है कार्यपालिका जो कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है, और एक होता ही न्यायपालिका जो कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का काम करता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि जो न्यायपालिका है ये व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम की और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए नियम की संवैधानिक वैधता के आधार पर जांच कर उसे वैध या अवैध घोषित कर सकती है। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए नियम को निरस्त भी किया जा सकता है, अमान्य घोषित भी किया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आपने पढ़ा भी है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको क्या है, भारत का संविधान भारत के नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि वो इन कर्तव्यों को निभाएंगे। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रकृति जो भारत की संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर देश के काम आएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। ठीक है, निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये 2 बार लिखा हुआ है नीति निर्देशक पर। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व पूछे ही जाते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है ये भी क्या है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं कनाडा का संविधान। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का संवैधानिक वितरण है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संघ को अपशिष्ट शक्तियों का आवंटन, राज्य द्वारा पारित कुछ विधेयकों में संघ की स्वीकृति आवश्यक होने की जो प्रक्रिया है ये भी क्या है, कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो शक्तियों के वितरण हेतु समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है, 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है संघ सूची जो कि केंद्र से संबंधित होती है, एक होती है राज्य सूची जो कि राज्य से संबंधित होती है, एक होती है समवर्ती सूची जो कि केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद आता है जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी का संविधान आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, आपातकाल में जो मौलिक अधिकार होते हैं उन मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हमारा भारत का संविधान जो है इसमें कई देश के संवैधानिक लक्षणों को समाहित किया गया है, इस कारण इसको उदार का थैला कहा जाता है। पहली बात, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्मात्री प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, लोकसभा अध्यक्ष का पद
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ठीक है। फिर अमेरिका संविधान में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया ये भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, बता दिया है मैंने। इसके बाद आयरलैंड का संविधान, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 233 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, जो 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से की गई है। इसके बाद कनाडा का संविधान, तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का संवैधानिक वितरण, संघ को अवशिष्ट शक्तियों का आवंटन, राज्य द्वारा पारित कुछ विधेयकों में संघ की स्वीकृति आवश्यक। ऑस्ट्रेलिया का संविधान वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शक्तियों के वितरण हेतु समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से आई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई है, ठीक है। फिर आता है जर्मनी का संविधान, तो आपातकाल में मूल अधिकारों का उल्लंघन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल भारतीय संविधान के मूल स्रोतों के बारे में बात करी थी, जो कि आपके सामने है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भी देखा और अन्य देशों के संविधान के बारे में भी हमने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दिया कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दिया कीजिए कि लेक्चर आपको अच्छा लगा। लेक्चर में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं, सभी वीडियो का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ के सहारे और लेक्चर देख के वीडियो की सारी बातों को अच्छे से पक्का कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।